to my channel. So today we are going to discuss about the methods of measuring national income, and also we are going to solve sums on that. Okay, so if you face any kind of problem, you can definitely reach out to me via my email ID or comment, and then we are going to reach out. Okay, so now let's begin. So namely, there are three methods of calculating national income. As you all know, there are three methods of measuring national income. Okay, so the first method is basically value added method. The first method is what? Value added method, or which is also known as net product method. The first method is value added method or net product method. Okay. Second method is what? Income method. Second method is what? Income method. And third method is what? Expenditure method. And third method is what? Expenditure method. So there are three methods, right? So in today's recording, what will I be covering? We are going to cover the steps of calculating national income. Okay, so for you guys, I would conduct an entire revision where I am going to state the steps to calculate them. ओके वो स्टेप्स होंगे जो आप थ्योरी में नहीं लिखना, बट जो आपको सम सॉल्व करने में हेल्प करेगा. तो सम सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं मैं वो लिखवाऊंगी. ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू कवर सम्स. सो लाइक नाउ फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इनकम मेथड. आई एम गोइंग टू मेक यू फर्स्ट राइट द स्टेप्स सो दैट तुम लोगों को याद आ जाए, एंड देन वी कैन सॉल्व सम्स ऑन देम. Okay, so that is how we are going to progress. So now let us first begin with income method. So income method में, you know, the first step is what? According to solving sum. Okay, first step is what? To calculate domestic income. What is the first step? To calculate domestic income. Okay, so I am beginning with income method. I am beginning with income method. ठीक है? चांसेस है सीबीएसई में लाइक लास्ट या बोर्ड में यू डिडंट गेट एनी सम ऑन नेशनल इनकम. मजा ले लिया गया था बेसिकली तुम लोग. हाँ ठीक है, एवरी ईयर सीबीएसई गिव्स सम्स ऑन नेशनल इनकम. लास्ट ईयर नहीं दिया था, इस समय वी आर अगेन एक्सपेक्टिंग कि वो देगा. ओके, सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. और नहीं भी देगा तो दे कैन आस्क क्वेश्चंस उसके कंपोनेंट से रिलेटेड, या फिर इफ ये सम्स नहीं आए तो यू कैन गेट सम्स ऑन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी. ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद इनकम मेथड. तो जब आप सम सॉल्व कर रहे हो, आपका पहला स्टेप क्या है? टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम. आपका पहला स्टेप क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम. कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम. डोमेस्टिक इनकम को डिनोट किससे करते हैं ये भी बताना चाहिए. इट इज डिनोटेड विद एनडीपी एट एफसी. एनडीपी एट एफसी. Before we progress, I would like you all, I'll make a revision of the three formulas. ठीक है, जो तुम लोगों को sum solve करने में help भी आएगा. Okay, so मैं वो तीन formulas लिख दे रही हूँ गायत्री मंत्र की तरह. You should remember. Okay, so like the first formula is net is equal to gross minus debris. नेट क्या होता है? ग्रॉस माइनस डेप्री. मेरे साथ बोलो, नेट क्या होता है? ग्रॉस माइनस डेप्री. ओके, जो हमारा सेकेंड रिलेशन है वो ये है कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको अपन एनआईटी बोलते हैं. मार्केट प्राइस क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. तो आई गेस याद हो गया होगा. ठीक है, एंड जो थर्ड था वो था नेशनल इनकम. नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम. नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए. नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए. नेशनल डोमेस्टिक से बड़ा है तो प्लस एनएफआईए. ठीक है, सो ये तीन रिलेशंस ना बहुत काम आएगा, तो इसको मैं ना तुम ऊपर स्टामा करके लिख दे रही हूँ. यू ऑल्सो राइट डाउन इन योर कॉपीज एंड रिमेंबर इट. ओके, अभी चलो इनकम मेथड. तो सम जब आप सॉल्व करोगे ना, आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे वो मैं बता रही हूँ. ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है? कैलकुलेट करना है अपन को डोमेस्टिक इनकम. अगर बुकिश लैंग्वेज में बोले तो डोमेस्टिक इनकम मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने कमाया
है या जितने वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, वो होता है डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, अब डोमेस्टिक इनकम का बढ़ाना हो, डोमेस्टिक इनकम खुद निकालना होगा। सो फॉर दैट वी शुड नो व्हाट, वी शुड नो द कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम। अपन को क्या चाहिए, अपन को पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, सो डोमेस्टिक इनकम के 3 कंपोनेंट्स है। कितने हैं, कितने हैं? 3। ओके, फर्स्ट इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फर्स्ट इज गाइस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, ये चार्ट एकदम सुंदर सुंदर बना लो कॉपी में ताकि देखने का मन करे। ठीक है, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस जिसको हम लोग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, जिसको अपन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं, जिसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर तीसरा है मिक्स्ड इनकम, और तीसरा है मिक्स्ड इनकम। ठीक है, so there are 3 components of domestic income: compensation of employees, operating surplus and mixed income. Okay, now let us first begin with compensation of employees. So compensation of employees मतलब लेबर लोगों का इनकम। ठीक है, जो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, so first is what, wages and salaries in cash, wages and salaries in cash। ठीक है, wages and salaries in cash जो लेबर लोग को मिल रहा है। ठीक है, इसके अंदर बेसिक पे, इसके अंदर क्या क्या चीज आएगा, बेसिक पे, डीए, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, बोनस, बोनस, लीव ट्रैवल अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, लीव अलाउंस होता है ना, सिक लीव अलाउंस कंपनी देती है। फिर ठीक है, साल का आप 6 छुट्टी सिक लीव ले सकते हो, पेड होगा। ठीक है, तो सिक लीव अलाउंस हो गया। देन ट्रैवल अलाउंस टू ट्रैवल टू एंड फ्रॉम वर्क प्लेस। तो बहुत कंपनीज होती है ना, क्या करती है कि आपको बोलती है कि ठीक है, मतलब आपको आपके जगह से, फ्लैट से ऑफिस पहुंचा देगी, ऑफिस से फ्लैट। ठीक है, एंड वो आपके कैश, आपको जो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश मिलता है उसमें वो इंक्लूडेड रहता है उसका अमाउंट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली ट्रैवलिंग अलाउंस to travel to and from workplace। याद रखना workplace। ठीक है, अब बोला जाता है, इसमें नोट रखना, इसमें there is one note। क्या नोट है, traveling allowance related to business is not included। traveling allowance related to business is not included। ठीक है, traveling allowance related to business, traveling allowance related to business is not included। traveling allowance related to business include नहीं होता है। traveling allowance related to business का मतलब क्या हुआ कि सपोज तुमको कंपनी कहीं बाहर भेज दी। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल तुम कोलकाता में हो, तुमको बैंगलोर भेजी फॉर काम। ओके, एंड तुम्हारे पॉकेट से कुछ पैसा लगा ट्रैवल करने का, जो कंपनी वापस तुमको रीइंबर्स कर दी। तो दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सैलरी इन कैश, वो तुम्हारे सैलरी इन कैश का पार्ट नहीं है, वो जस्ट तुम ऑफिस पर्पस के बाहर कहीं गया एंड देन दैट कंपनी हैड रीइंबर्स्ड यू, तो वो अलग से खाता चलेगा। ठीक है, उसको अपने वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में नहीं लेंगे। ठीक है, सो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में बेसिक पे, डीए, बोनस, लीव ट्रैवल अलाउंस, लीव अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस टू ट्रैवल टू एंड फ्रॉम वर्क प्लेस आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज गाइस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है वेजेस, सॉरी इन कैश था वो था वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। अब आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। अब आता है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड मतलब दया दिखा दिया, ऐसा नहीं, ये नहीं है काइंड। काइंड का मतलब होता है कि कैश के अलावा और कंपनी आपको किस तरीके से पे कर सकती है फॉर द वर्क यू आर डूइंग। ठीक है, जैसे तुमको
तुमको फ्री हाउसिंग फैसिलिटीज दे दी, रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दी, ये सब तुम्हारे पैकेज में इंक्लूडेड रहते हैं, बट तुमको ये सब कैश में नहीं मिलता है, ठीक है, ये तुम्हारे पैकेज से कटेगा, बट तुमको कैश में इसका जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया, बोले कि ठीक है लो बेटा 30,000 रख लो महीने का रेंट, मुंबई में रह रहे हो, महीने का रेंट 30,000 है, कैश लो अपना रेंट चुका देना, ऐसा नहीं है, कैश में नहीं देगी कंपनी उस पेमेंट को, ठीक है, वो तुम्हारे पैकेज में इंक्लूडेड रहता है, वो तुम सिंस काम कर रहे हो उधर इसलिए तुमको वो मिल रहा है, बट वो दैट इज ऑल्सो वन way of paying na by the company to you. They are giving you a rent free accommodation, they are giving you a stay where you don't have to give rent, right? भी 30-40 per month rent तुमको नहीं देना पड़ रहा है, तो उसी हिसाब से तुम्हारा पैकेज डिसाइड होता है, ओके। सो एनीवे these are also the ways by which a company can pay you. so क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दी कंपनी, रेंट फ्री एकोमोडेशन, सब्सिडाइज फूड, पैसा मतलब कम रेट पे फूड राशन का सामान दे रही है, ठीक है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे रहा है तुमको, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दे रहा है, तो ये सब भी तो तरीके है ना कंपनी अपने एम्प्लॉइज को पे कर सकते हैं, जहाँ वो कैश में नहीं पे कर रहा, बट ये सब डिफरेंट तरीकों से हेल्प कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली द सेकंड कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या था, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दूसरा कंपोनेंट वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, दूसरा कंपोनेंट वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और तीसरा कंपोनेंट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तीसरा जो है वो है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू contribution to social security schemes, minded employers का contribution, employer जो contribute कर रहे हैं to social security schemes, तुम्हारे social security schemes मतलब तुम्हारे नाम पे पेंशन फंड खोल दिया, ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड खोल दिया, तो उसमें ना हमारे सैलरी का भी कुछ हिस्सा जाता है, और सपोज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तो तुम काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तुम्हारे नाम पे वो प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोला, ठीक है, तो सपोज बोला कि तुम जितना भी सैलरी का कमा रहे हो उसका 10% जाएगा, सो यू आर अर्निंग 20K, उसका 10% हैज गॉन टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड फ्रॉम योर एंड बीइंग एन एम्प्लॉय। अब 2000 सिंस तुम्हारे सैलरी से कट के वो प्रोविडेंट फंड में गया है, वही 2000 उतना ही एम्प्लॉयर भी अपने पास से तुम्हारे उस अकाउंट में जमा कर देगा, उतना ही एम्प्लॉयर भी अपने पास से तुम्हारे अकाउंट में जमा कर देगा, उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। और देखो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो अलग से इनकम लग रहा है ना, तुम्हारे सैलरी से कट के गया वो तो तुम्हारी सैलरी का ही है, वो तो तुम इधर इंक्लूड कर ही ले रहे हो, ठीक है, बट जो एम्प्लॉयर अलग से दिया है वो तो हमारा एडिशनल इनकम है, जो हम लोग रिटायरमेंट के वक्त ही ले सकते हैं, ठीक है, बट है तो इनकम, हम काम कर रहे हैं इसलिए ना वो एम्प्लॉयर मेरे लिए ये चीज़ कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए एम्प्लॉयर अगर कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में अलग से कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको भी लेंगे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में 3 पार्ट है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एंड तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है, ये हो गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ओके। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस, नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब प्रॉपर्टी से ना 3 टाइप का इनकम हो सकता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर से क्या इनकम होता है, ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर का इनकम इज नथिंग बट उसका प्रॉफिट, सो एंटरप्रेन्योरशिप का इनकम इज व्हाट, प्रॉफिट, ठीक है। हम कैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में RIP, रेस्ट इन पीस बुलाते हैं, बस 2 R है, ठीक है, अगर तुमको याद करने के लिए बस याद रखना। तो रेंट बेसिकली तुम अगर कोई भी किसी का मतलब कोई भी लैंड लिए हो अपने काम प्रोडक्शन के लिए, तो जो रेंट दे रहे हो वो लैंड ओनर को, वो हो गया वो, या ये जो लैंड ओनर है वो कमा कैसे रहा है, अपना प्रॉपर्टी देके कमा रहा है ना,
इसलिए वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी माना जाएगा, रेंट, ठीक है। दूसरा जो माना जाएगा उसको रॉयल्टी बोलते हैं। तो व्हाट इज रॉयल्टी? रॉयल्टी एक टर्म है जो यूज होता है जब हम लोग अपना कोई सबसॉइल एसेट देते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हम किसी को अगर कोल माइंस यूज करने दिए, या किसी को हम अपना पेटेंट या कॉपीराइट दिए, ठीक है, जिससे वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब वो सब चीज कोई सबसॉइल एसिड है, जैसे माइनिंग राइट्स हम किसी को दिए, तो वो सब मेरा खरीदा हुआ है, सो दैट्स माय प्रॉपर्टी। बट वही हम किसी और को यूज करने दे रहे हैं फॉर सम टाइम, हम किसी और को अपना पेटेंट यूज करने दे रहे हैं फॉर सम टाइम, तो मुझसे रेंट नहीं मांगेगा और हम फ्री में भी नहीं देगा, हम उससे जो चार्ज करेगा ना उसको रॉयल्टी बोलते हैं, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। सो दैट इज बेसिकली रॉयल्टी। दैट इज में तुम देखना रॉयल्टी का डेफिनेशन क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट रिसीवेबल बाय द लैंडलॉर्ड, रिसीवेबल बाय whom? by the landlord for granting the leasing right of a subsoil asset। तो कोई भी subsoil asset है, मतलब जैसे use of coal deposit, mining rights, ये सब subsoil assets है। इसको अगर किसी और को लीज कर रहे हो तो जो तुमको इनकम मिल रहा है उसको रॉयल्टी बोलते हैं। बहुत लोगों को इस टर्म का मीनिंग नहीं पता होता है, ओके, डोंट बी वन ऑफ देम। सो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो मतलब तुम किसी को अपना कोई कैपिटल दिया है, अपना फंड दिया है, और ताकि वो एज अ कैपिटल यूज कर पाए, तुमको जो मिल रहा है इन रिटर्न, दैट इज इंटरेस्ट, ठीक है। ये टर्म यू आर फैमिलियर। एंड प्रॉफिट तो मतलब वही प्रॉफिट जो तुम कमा रहे हो धंधा करके, ठीक है। अब प्रॉफिट बहुत बार ना डायरेक्टली नहीं देंगे, ये लोग देंगे ही नहीं डायरेक्टली मोस्टली, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट का 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कभी कभी आपको वो कंपोनेंट्स दे देंगे, ठीक है। 3 कंपोनेंट्स होता है प्रॉफिट का। So they are going to give you those 3 components, ठीक है। अब क्या 3 कंपोनेंट है प्रॉफिट का? देखो, प्रॉफिट का हम लोग जो प्रॉफिट करते हैं वो 3 हिस्सा में चला जाता है। कुछ हिस्सा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स में चला जाता है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स पे करने में। कुछ हिस्सा हम अपने पास रखते हैं बिजनेस के ग्रोथ के लिए फ्यूचर, जिसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं, और कुछ हम डिविडेंड की तरह शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। सो दैट इज हाउ हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिर कैसे 3 जगह एलोकेट होता है, या तो तुमको डायरेक्टली प्रॉफिट दे देगा, दिस इज नथिंग बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या तो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट दे देगा, या उसके कंपोनेंट्स आपको दे देंगे। उसके कंपोनेंट्स क्या हुए? उसके कंपोनेंट्स हुए कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, और फिर डिविडेंड, ठीक है। तो बहुत बार प्रॉफिट नहीं देगा, उसका 3 कंपोनेंट दे देगा। इवन अगर 3 कंपोनेंट दे दे तो तुम उनको ऐड कर देना, तुमको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। सो ये था ऑपरेटिंग सरप्लस का कंपोनेंट्स। ये था कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का कंपोनेंट, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में 4 चीज था, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। अब मिक्स्ड इनकम मतलब वो लोगों का इनकम जिसको ना तुम क्लासिफाई कर सकते हो इसमें ना इसमें, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का इनकम। आज हम अपने ही प्रॉपर्टी में अगर ट्यूशन सेंटर खोल लिए तो मेरे को जो बच्चों से फीस मिल रहे हैं, हम सिंस अपना प्रॉपर्टी भी यूज कर रहे हैं, सो मेरा प्रॉपर्टी भी हेल्प कर रहा है मेरे को इनकम में, और साथ ही साथ मैं लेबर वर्क भी दे रहे हैं बच्चों को पढ़ा के। तो मेरा जो इनकम है हम इसको कहाँ डालें? हम इसको वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में डालें, आई मीन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में डालें, या ऑपरेटिंग सरप्लस? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना वो आइडेंटिफाई करना, इसलिए उसको मिक्स्ड इनकम में डाल दिए। तो मिक्स्ड इनकम में बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल का इनकम आता है। किसका इनकम आता है? सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, ठीक है। सो गाइस समझ में आया? तो हम लोग जब ये तीनों को ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा NDP at FC। सो बेसिकली NDP at FC क्या हुआ? NDP at FC क्या हुआ? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है न्यूमेरिकली ये निकालना, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है नेशनल इनकम कंप्यूट करना। दूसरा स्टेप है नेशनल इनकम कंप्यूट करना, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम। नेशनल इनकम
FC, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। हमको NDP एंड FC से NNP एंड FC में जाना है। तो मैंने सिखाया था ना क्या करोगे, एक एक डेटा को कंपेयर करो, ये नेट है ये भी नेट है, नो डिफरेंस, ये नेशनल है ये डोमेस्टिक है, किया था ना नेशनल इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA तो हम NFIA प्लस कर देंगे, बाकी इधर भी P है इधर भी P है इधर भी FC है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो गाइस दिस वाज एन इन शॉर्ट इनकम मेथड, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व सम, ये स्टेप्स फॉलो करके। कुछ भी बोले पहले डोमेस्टिक इनकम निकालना फिर नेशनल इनकम निकालना, टेक अ नोट ऑफ इट, उसके बाद वैल्यू एडेड मेथड सिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेट्स बिगिन विद वैल्यू एडेड मेथड। तो यू नो ये जो इनकम मेथड था ये बेसिकली एट द टाइम मेजर वाला था नेशनल इनकम एट द टाइम ऑफ द इनकम विच इज रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इनकम रिसीव करते वो सबको ऐड कर दो तो तुमको नेशनल इनकम मिल जाएगा, मैं डोमेस्टिक मिलेगा तुम नेशनल निकाल लेना, वो इनकम मेथड है, ठीक है। अब हम लोग नेशनल इनकम को वैल्यू एडेड मेथड से भी मेजर कर सकते हैं। वैल्यू एडेड मेथड मतलब ये नेशनल इनकम को मेजर करेगा एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। वैल्यू एडेड मेथड नेशनल इनकम को कब मेजर करता है, एट द टाइम ऑफ द प्रोडक्शन, जब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका न्यूमेरिकल स्टेप्स क्या है, एकदम ध्यान से सुनना। 3 टाइप का सेक्टर होता है जो प्रोडक्शन करता है, कितना, 3। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड इज टर्शियरी और सर्विस सेक्टर। 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। हमें क्या करना है ना, हमें अलग से इन तीनों सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है। क्या निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्या निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप टू फाइंड आउट ग्रॉस वैल्यू एडेड by all the sectors individually but अब gross value added निकालने के लिए आपको 2 information चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकली कैसे करना है, मैं न्यूमेरिकल स्टेप्स बता रही हूँ, बार-बार आई एम टेलिंग यू, इफ यू गेट अ क्वेश्चन की स्टेट द स्टेप्स ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू एडेड मेथड यूजिंग मतलब यू आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। हम न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है तुमको वो समझा रहे हैं, क्लियर। तो ठीक है, तो सबसे पहले we have to find out gross value added by all the sectors, right? Gross value added by all the sectors. हम लोग सबसे पहले निकालेंगे gross value added by all the sectors. कितने sectors, 3, तीनों का अलग अलग, but gross value added आप निकालोगे कैसे, ठीक है। और ये जो gross value added होता है ना, it is always at market price, ये किस पे होता है, ऑलवेज एट मार्केट प्राइस, मैं बताऊंगी क्यों, ठीक है। इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट। नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आप कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट आप कैसे निकालोगे, दिस इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, दिस इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। कैसे निकालेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, कितने वैल्यू का तुम गुड्स प्रोड्यूस किए हो वो कैसे पता चलेगा, तुम जितना बेचे हो, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब कितना वैल्यू का गुड्स प्रोड्यूस हुआ है ना, तो वो कैसे पता चलेगा, जितना बेचे हैं प्लस जितना बच गया है इस साल, माइनस अगर हम कुछ लास्ट ईयर का भी इस साल बेचे हो, राइट। हो सकता है ना तुम जो बेचा उसमें कुछ लास्ट ईयर का माल था बचा हुआ, वो उसको भी बेच दिया इस साल, क्लोजिंग स्टॉक होगा लास्ट ईयर का जो थोड़ा बहुत इस साल निकाला है ना सेल्स के लिए, तो उसको ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे।
बट अगर हमको इस साल का आउटपुट का वैल्यू चाहिए तो अगर मेरे पास कोई ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर का कुछ माल जो हम इस साल बेचने में यूज किए उसको हटाना पड़ेगा ना, उसको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू रिमूव. ओके, सो बेसिकली वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. एंड व्हाट इज दिस चेंज इन स्टॉक, what is this change in stock, this change in stock is closing stock minus opening stock. क्या है, closing stock minus opening stock, closing stock minus opening stock. ठीक है, तो बहुत बार आपको चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहेगा, कोई बात नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, उसको यूज कर लेना. यू गाइस आर स्ट्रांग इनफ एंड इंटेलिजेंट भी हो. ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, अब इधर जो सेल्स है ना, ये सेल्स कुछ विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी भी हो सकता है और कुछ बाहर लोगों को भी तुम बेच सकते हो अगर तुम्हारा कॉन्टैक्ट है तो. उसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट. ठीक है, तो ये जो सेल्स है ना, ये सब नोट कर लो. I don't know, for some reasons I have find out that students are really little uncomfortable in value added method. They are uncomfortable with this method. I don't know why. ठीक है, तो आज make sure you get comfortable. Okay? So change in stock is closing stock minus opening stock. और sales मतलब sales within the domestic territory, sales within the domestic territory plus export, sales within the domestic territory plus exports. ठीक है, so that is value of output. हमारा पहला स्टेप वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना हर सेक्टर. ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए और वैल्यू ऑफ इनपुट. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो गया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. ठीक है, अब वैल्यू ऑफ इनपुट मतलब वैल्यू ऑफ इनपुट को इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वैल्यू ऑफ इनपुट को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज वैल्यू ऑफ इनपुट. मतलब ये बेसिकली जो नॉन फैक्टर इनपुट्स है, नॉन फैक्टर इनपुट्स मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को छोड़ के जो इनपुट्स है जैसे रॉ मटेरियल्स, ये सब हो गया तुम्हारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हारा वैल्यू ऑफ इनपुट मतलब वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, वैल्यू ऑफ व्हाट, नॉन फैक्टर इनपुट. वैल्यू ऑफ इनपुट मतलब बेसिकली जो नॉन फैक्टर इनपुट है ना, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को छोड़ के जैसे रॉ मटेरियल्स, बेसिकली वो तुम्हारा वैल्यू ऑफ इनपुट में आ जाएगा. ठीक है, एंड ये इनपुट हो सकता है तुम कुछ विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी से खरीद रहे हो या कुछ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो, तो तुम दोनों कंसिडर करोगे. ठीक है, दोनों कंसिडर करोगे. सो हियर रिमेंबर इनपुट्स परचेज्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक, फ्रॉम विद इन द कंट्री प्लस हम जो इंपोर्ट करवाएगा अगर बाहर से वो भी आ जाएगा. ठीक है, और थर्ड तो जो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया, वैल्यू ऑफ इनपुट निकाल लिया, अब ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल लो, विच इज नथिंग बट, देखो अब हो सकता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हो. ठीक है, वुड है, वुड तुम अक्वायर किए, वुड पे तुम कुछ नहीं किए, वुड से तुम फर्नीचर बनाए, तो तुम कितना वैल्यू ऐड किए वो तुमको निकालना है. दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड. अब वुड से हम फर्नीचर बनाए तो वो वाला जो ट्रांजिशन है वो कितने वैल्यू के वो अपन निकाल रहे हैं. ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ये मार्केट प्राइस पे इसलिए निकल रहा है क्योंकि तुम देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट में तुम सेल्स ले रहे हो, है ना, और जो सेल्स होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है. सेल्स मतलब क्या, इधर सेल्स का मतलब क्या, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, है ना. So ये जो sales है, number of units sold into selling price per unit, this is always at market price. This is always at market price. Clear? समझ में आया? तो gross value added, market price, तीनों सेक्टर का अलग-अलग निकाल लेंगे. ठीक है? Second step, find out GDP and MP. Find out GDP and MP. GDP and MP कैसे निकलेगा? Gross value added
of primary sector, sum total of gross value added of all the sectors, ठीक है, plus gross value added of secondary sector plus gross value added of tertiary sector, ठीक है। तो तुमको निकल जाएगा जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। और लास्ट स्टेप तो पता ही है, एनएनपी और एफसी निकालना है, इसलिए तो पढ़ रहे हैं ये चैप्टर। लास्ट स्टेप क्या है, एनएनपी एंड एफसी, एनएनपी एंड एफसी माने नेशनल इनकम, ठीक है। सो एनएनपी एंड एफसी क्या होगा, जीडीपी एंड एमपी। अब देखो एक एक लेटर को हौले हौले अपन कंपेयर करेंगे, ये नेट है, ये ग्रॉस है, ठीक है। नेट और ग्रॉस का रिलेशन क्या है, नेट इज इक्वल टू व्हाट, ग्रॉस माइनस डेट फ्री, ग्रॉस माइनस डेट फ्री। तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। फिर ये नेशनल है, ये डोमेस्टिक है। नेशनल क्या होता है, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए। नेशनल क्या होता है, डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए। एनएफआईए ऐड कर देंगे, एनएफआईए ऐड कर देंगे। ये है फैक्टर कॉस्ट, ये है मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है फैक्टर कॉस्ट से, ठीक है। सो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमें क्या चाहिए, हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए ना, हमें तो फैक्टर कॉस्ट चाहिए। तो हम क्या करें, मार्केट प्राइस से एनआईटी को माइनस कर देंगे, मार्केट प्राइस से एनआईटी को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए और मार्केट प्राइस बड़ा है, ठीक है। तो समझ में आया। तो जब आप सम करोगे तो ये 3 स्टेप फॉलो करना। क्या क्या, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना अलग अलग हर सेक्टर का, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट करके फिर निकाल देना। सेकेंड स्टेप में जीडीपी एंड एमपी, ठीक है। और थर्ड स्टेप में एनएनपी एंड एफसी। कुछ भी बोले तुम जीडीपी एंड एमपी जरूर निकालना, फिर कुछ भी निकालने बोले तुम निकाल लोगे, आई नो दैट, ठीक है। कॉपी कर लो। चलो अब लास्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या करता है, वो नेशनल इनकम को मेजर करता है एट द टाइम ऑफ एक्सपेंडिचर डन बाय द डिफरेंट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो एक ही बात है ना, जितना वो लोग एक्सपेंडिचर करेंगे चारों सेक्टर, उतना ही हमारा क्या होगा, उतना ही हमारा डेफिनेटली इस साल का वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है। तो थर्ड मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड में पहला स्टेप है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्लासिफाई एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। क्लासिफाई एक्सपेंडिचर्स, क्लासिफाई एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू सेक्टर्स, अकॉर्डिंग टू सेक्टर्स। तो कितने सेक्टर्स हैं, देयर आर 4 सेक्टर्स। कितने, 4 सेक्टर्स है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, हाउस होल्ड्स। सबसे पहला कौन सा है, हाउस होल्ड्स। सबसे पहला कौन सा, हाउस होल्ड। फिर दूसरा फर्म्स, तीसरा गवर्नमेंट एंड चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो हाउस होल्ड का जो खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड के खर्चे को प्यार से क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा नाम दे दिया अपन प्यार से छोटा मोटा नाम देते ना, हनी बेबी, तो बहुत बड़ा नाम दे दिए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको अपन सी बोलते हैं, सी, वो सी नहीं, सी, ठीक है। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड। अब जो हाउस होल्ड और जो नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक स्कूल्स, चैरिटी हाउसेस एंड ऑल, वो लोग जो खर्चा करते हैं ना अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए, वो हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। और वो आप लोगों को ना दिया हुआ रहेगा, इसमें कोई झोल नहीं होता, ये डायरेक्ट दिया रहता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
ठीक है। सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब ये वो एक्सपेंडिचर जो हाउस होल्ड कर रहे हैं एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग दोज हाउस होल्ड, ठीक है। तो हाउस होल्ड के खर्चे को बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है फर्म्स। फर्म्स के खर्चे को बोलते हैं, फर्म्स क्या करती है, इन्वेस्ट करती है। फर्म्स का बेसिकली क्या क्या होता है इसमें, फर्म्स में क्या क्या आ गया, वो जो फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, वो लोग जो स्टॉक ऑफ गुड्स खरीद रहे हैं, राइट, वो सब फर्म का एक्सपेंडिचर होता है। फर्म के एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। और एक नाम है जिसको प्लीज ये ही पोर्शन है ट्रिकी और कुछ नहीं है, ठीक है, ये ध्यान से सुनोगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फर्म के खर्चे को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसमें ना चार चीज आते हैं, ध्यान से सुनना, चार चीज आते हैं। कितना बोला मैंने, चार, ठीक है। तुमको मोस्टली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं देगा, उसका सब कंपोनेंट्स देगा। उसका पहला सब कंपोनेंट है ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट या जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। अच्छा, इसको ना जीडीसीएफ बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, इसका पहला कंपोनेंट मैंने क्या बोला, ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब जो फर्म्स खर्चा कर रहे हैं ऑन अक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, ऑन अक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स का उनका खर्चा लाइक प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स, ठीक है, ये सब, ओके। इसके अलावा सेकंड इसका कंपोनेंट है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। क्या, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट मतलब जो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश गुड्स, उसका स्टॉक, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट अगर डायरेक्टली नहीं दिया तो तुम क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या कर सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये हो गया इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। पहला क्या है, ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, दूसरा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब बाकी जो दो करेंगे ना, वो तुम लोग बोल सकते हो कि वो फर्म्स का खर्चा नहीं है, बट वो इकोनॉमी में अगर अपने बात करें तो वो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में। जैसे कोई घर खरीदता है, ठीक है, सो कोई भी रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट जो अपन करते हैं, ठीक है, वो अपना, अब जैसे हाउस होल्ड, तुम एक बहुत सुंदर सा सॉल्टेक में मकान खरीदे हो, ठीक है, तुम उसको अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो नहीं मानोगे ना, 2 करोड़ का खरीदे हो बंगलो, उसको तुम अपना हाउस होल्ड प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन सी नहीं मानोगे, उसको तुम आई मानोगे। क्या मानोगे, आई, आई मतलब इन्वेस्टमेंट। क्या मानोगे, आई मानोगे, इन्वेस्टमेंट। घर खरीदना इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो कोई भी खरीदे, तो वो इसलिए घर खरीदना को हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करेगा। हम कहाँ इंक्लूड करेगा, हम इधर इंक्लूड करेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो आ गया रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, क्या आ गया, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, घर भर का जो भी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ये हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस। और जो हमारा लास्ट है वो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब जो गवर्नमेंट कर रहे हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब जो गवर्नमेंट कर रहा है ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, फ्लाईओवर्स, वो सब हो गया पब्लिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एक्सेट्रा, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, ठीक है। सो ये सब गाइस फॉर्म्स में आता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट का 4 सब कंपोनेंट था, ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब मैं बताती हूँ, जब आप सम सॉल्व करोगे ना,
many a times they can give you the components, don't get confused. अगर तुमको उसका components दे दिया, जैसे दे दिया ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दे दिया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो कंफ्यूज क्यों हो ना, दोनों को ऐड कर दो ना, तुमको पता चल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, दोनों को ऐड कर दो तुमको पता चल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। तो डरना मत, कोई डराएगा भी ना तो डरना मत, ठीक है, अटेंटिव रहना, कॉन्सेंट्रेट, ओके। अब थर्ड जो सेक्टर है गवर्नमेंट, उसका जो खर्चा होता है इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ कंट्री, ठीक है, इन मेंटेनिंग नॉर्मल लॉ ऑर्डर एजुकेशन, वो सब चीज़ों के लिए अगर कुछ भी खर्चा कर रहा है तो उसको अपन बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अपन क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो किससे डिनोट होता है, जी से, किससे डिनोट होता है, जी से, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो किससे डिनोट हो रहा है, जी से। सो गवर्नमेंट का कुछ भी खर्चा ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये सब डिफेंस इन अ कंट्री, उसको अपन बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये भी तुमको मोस्टली डायरेक्टली दे देगा, ठीक है, घबराना नहीं, डायरेक्टली दे देता है मोस्टली, ओके। और लास्ट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब फॉरेन कंट्री। अब अपन को पता है ना अपना फॉरेन कंट्री के साथ क्या रिलेशन है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, है ना। तो फॉरेन कंट्री जब हमारा सामान खरीदते हैं उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं, हम लोग जो फॉरेन कंट्री का सामान खरीदते हैं जिसपे खर्चा करते हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो एक्सपेंडिचर होगा वो क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट्स, वो क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, विच इज नथिंग बट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या है, नथिंग बट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। तो गाइस चार सेक्टर्स है, उनके चारों के खर्चे को और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को x माइनस एम, ई एक्स का x, आई एम का m, x माइनस एम, ठीक है। तो अपन जब ये चारों ऐड कर देंगे अपने को मिल जाएगा जीडीपी एट एमपी, अपने को क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, दैट इज द सेकंड स्टेप, जीडीपी एट एमपी। क्या करेंगे, चारों को ऐड कर दो, c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, c प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जब अपने चारों को ऐड कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। और उससे हम लोग आराम से एनएनपी एट एफसी निकाल सकते हैं, उससे हम लोग आराम से एनएनपी एट एफसी निकाल सकते हैं। लास्ट में भी क्या था ना, जीडीपी एट एमपी से रटना नहीं है, ये तो रटना नहीं है, बेवकूफ हो गया अगर रट लोगे तो, ठीक है। मैं ऊपर दिखा देती हूँ, नीचे स्पेस नहीं है। सो मैंने क्या बोला, हमारा थर्ड स्टेप क्या, हमारा लास्ट स्टेप होगा एनएनपी एट एफसी, तो मैं ये मिटा रही हूँ, ठीक है। सो एनएनपी एट एफसी तुम जीडीपी एट एमपी से कैसे निकालोगे, ये नेट ये ग्रॉस, इसका डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन, सो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये नेशनल ये डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए, ठीक है। ये भी ये फैक्टर कॉस्ट ये मार्केट प्राइस, ये फैक्टर कॉस्ट ये मार्केट प्राइस, क्या करा कि मार्केट प्राइस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, मार्केट प्राइस इज व्हाट, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, तो फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी, ठीक है। सो यही था, पहले चारों एक्सपेंडिचर को पता कर लो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेन ना, ये बाकी तीन डायरेक्टली दिया रहता है, इन्वेस्टमेंट में थोड़ा इधर उधर कर देता है काउंसिल। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब अगर तुमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दिया है तो नॉर्मल उसका चार कंपोनेंट दिया होगा, चार में से दो कंपोनेंट दिया होगा, दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। उसके कंपोनेंट्स क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तीसरा रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, चौथा पब्लिक इन्वेस्टमेंट,
बहुत बार ना गए सम सॉल्व करने के बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बदले नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे देगा। बहुत बार सम सॉल्व करने के बाद क्या करेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बदले क्या दे देगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दे देगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो तुमको पता है ना, नेट दिया है तो ग्रॉस कैसे निकालोगे। अगर तुमको जीडीसीएफ के बदले, इफ इंस्टेड ऑफ जीडीसीएफ एनडीसीएफ इज गिवन, एनडीसीएफ मतलब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देन डोंट घबराओ, नो घबराओ, देन we can find out GDCF, we can find out GDCF कैसे, NDCF से G और N में तो डिफरेंस है, पक्का सब में डेप्री दिया होगा, डेप्री का दूसरा नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, पक्का दिया होगा, उसको माइनस कर देना, सॉरी उसको ऐड कर देना, क्योंकि तुमको ग्रॉस चाहिए ना, नेट होता है ग्रॉस माइनस डेप्री, तो ग्रॉस क्या होगा, नेट प्लस डेप्री, और तुम फिर पता चल जाएगा। तो इस पोर्शन में जस्ट बी अटेंटिव while solving sums on expenditure method. Okay, so I hope this summarization of all the three methods would have been really helpful for you. If yes, then do like and subscribe to our channel, and all the very best for your CBSE board exams. I know you guys are going to rock. So study hard so that you can party harder. Okay, thank you.